नमस्कार, मैं दुर्गेंद्र चौहान। खेतों को फसल नहीं, खाद का इंतजार हो रहा है। किसान खेत में नहीं, खाद की लाइन में खड़ा है। सरकार कहती है कि खाद की कोई कमी नहीं है, हेल्पलाइन भी जारी की है, लेकिन तस्वीरें जो आ रही हैं देश भर से वो बहुत कुछ कह रही हैं, क्योंकि सिस्टम पूरी तरीके से फेल हो चुका है। किसान बीज को लेकर खड़ा है, बारिश भी हो रही है, लेकिन खाद नहीं मिल रही है। गांवों में, कस्बों में खाद केंद्रों के बाहर लंबी लंबी कतारें हैं। किसान घंटों इंतजार कर रहा है, शायद अब उसकी बारी आएगी, लेकिन ये बारी आती ही नहीं। शायद आज उसके हिस्से की थैली बची रह जाए, इस उम्मीद में है कि खाद की थैली शायद उसको मिल जाए जो उसके लिए निर्धारित है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा, क्योंकि कहीं कालाबाजारी हो रही है तो कहीं चोरी हो रही है और कहीं प्रशासनिक लापरवाही, ढिलाई, सब कुछ निगल रही है। फसल का एक वक्त होता है जो निकलता जा रहा है। जब खेत में उपज नहीं होगी तो किसान जिएगा कैसे? और इन सब के बीच नेता और अफसर आपस में भिड़ रहे हैं। सवाल है कि झूठ कौन बोल रहा है, किसान या ये दावा करने वाले कि यूरिया बहुत है, खाद बहुत है? के न्यूज़ ने अपने कैमरों से देश में खाद्य संकट की खूब तस्वीरें दिखाई हैं, लेकिन एक तस्वीर जो आज मध्य प्रदेश के भिंड से आई है, उसने सरकार और कृषि मंत्री के दावों की कलई खोल कर रख दी है। किसानों के सवालों से परेशान बीजेपी नेता जब खाद का हाल जानने के लिए भिंड के कलेक्टर के पास पहुंचे तो मामला मारपीट तक आ गया। मध्य प्रदेश के भिंड में हालात इतने बिगड़े कि बीजेपी के विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा और कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव खाद की किल्लत को लेकर आपस में भिड़ गए। बहस बढ़ी, विधायक ने मुक्का तान दिया, कलेक्टर ने उंगली दिखाई तो विधायक ने मुक्का तान दिया, क्योंकि सिस्टम हिल चुका है और नेताओं के पास न किसानों के सवालों का जवाब है और ना ही संयम। लेकिन मक्कारी की चादर तो इन अफसरों ने भी ओढ़ रखी है। ये सिर्फ भिंड की घटना नहीं है, ये पूरे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और तमाम राज्यों की पोल खोलती है उस सिस्टम की जो जिम्मेदार है कि किसानों को खाद मिल जाए। सवाल माफिया का है, खाद माफिया बेखौफ है, प्रशासन लाचार सा दिखता है कि नहीं पता नहीं, और विधायक नेता जिसे वोट के लिए फिर जनता के पास जाना है, किसानों के पास जाना है, वो अपने सर के बाल नोच रहा है, अफसरों के पास जा रहा है तो अफसर उसे उंगली दिखा रहे हैं। तो आज की चर्चा में हमारा सीधा सवाल होगा कि आखिर किसान को खाद क्यों नहीं मिल रही है? कौन है इस संकट का जिम्मेदार? सिस्टम, माफिया या सियासत? क्या सत्ता का जिम्मेदार चेहरा अब मुक्केबाज बन चुका है? और सबसे बड़ा सवाल, जब खेत सूने रह जाएंगे तो क्या दिल्ली की कुर्सियों से अन्न उगेगा? आज हम पूछेंगे देश के अन्नदाता को खाद की जगह धोखा क्यों मिल रहा है। बहुत बड़ा सवाल। तो कुल मिलाकर ये स्थिति है, ये परिस्थिति है, और किसान अन्नदाता जो है वो एक तरीके से परेशान है, रो रहा है। जगह जगह जिन केंद्रों में खाद मिलती है उन केंद्रों की खिड़कियों पर अपना सर पटक रहा है। ये तस्वीर देखिए, मध्य प्रदेश के भिंड से आई है, बड़ी ज़बरदस्त तस्वीर है। बातों से काम हो जाएगा, ज्यादा मत बोलो। समझा दे, हमसे उलझ रहा तू।
चोरी नहीं चलने दूंगा। तू रेत चोर सबसे बड़ा चोर है तू। ओझा जख्मी रेत की पूरी चोरी खून पी लिया आगे जल्दी तुम आए प्राइवेट आदमी तो वसूली करा रहा है पेंचो पटवारी बैठे भेज दिया उसने सरेआम वसूली कर रहा है तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बनाओ नारे नारायण सिंह तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। विधायक जी कलेक्टर को यहां तक कह रहे हैं कि तू चोर है और लोग नारे लगा रहे हैं। कलेक्टर और विधायक में तनातनी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है। विधायक की मजबूरी है कि जनता उसका कॉलर पकड़ रही है, जनता उनका कॉलर पकड़ रही है। कलेक्टर के पास जवाब क्यों नहीं है, ये बड़ा सवाल है। और ये सवाल वास्तव में जनप्रतिनिधि है तो जनता के सवाल लेकर तो जाएगा ही। और अगर कलेक्टरी झाड़ेंगे, भले ही हम विधायक के इस व्यवहार को जायज़ नहीं ठहराते, लेकिन कलेक्टर का भी रवैया जायज़ नहीं है। 6 तस्वीरें देखिए, जगह जगह क्या स्थिति है। ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के 2 राज्य हैं। गुना, रीवा, नर्मदापुरम ये मध्य प्रदेश है। ललितपुर ये मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड से सटा उत्तर प्रदेश का इलाका है। रायबरेली अवध क्षेत्र है, उन्नाव भी अवध क्षेत्र है। तो कुल मिलाकर ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की हैं। आज हमारे एक सहयोगी जो पूर्वांचल में, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के हमारे संवाददाता हैं, वो इस बात की तस्दीक कर रहे थे कि खाद को लेकर दिक्कतें हैं, बहुत सारी कठिनाइयां हैं, परेशानियां हैं। और जो हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं, लेकिन हेल्पलाइन नंबर नहीं उठ रहे हैं, किसानों को माकूल जवाब नहीं मिल रहा है। ये बहुत सारी समस्याएं आ गई हैं। तो इनका निदान कैसे होगा, ये समस्या कैसे हल होगी, अपने आप में ये बहुत बड़ा सवाल है। अब देखिए कि उत्पादन यूरिया का कितना हो रहा है, ये आप देख लीजिए एक बार स्क्रीन पर कि कुल मिलाकर हमारे यहाँ कुल उत्पादन 25 से 28 लाख मीट्रिक टन है और खपत 35 से 35.8 मीट्रिक टन है। तो कुल मिलाकर मिलियन मीट्रिक टन है, लाख वही। आयात जो हमारे यहाँ है वो 7 मिलियन मीट्रिक टन का आयात है। अब डीएपी की बारी है। कुल उत्पादन 3 मिलियन मीट्रिक टन है, खपत 10.8 से 10.9 मीट्रिक टन खपत है। आयात हमारे यहाँ 5.6 मीट्रिक टन का है। कुल उत्पादन एमओपी, इसका उत्पादन 0 है हमारे यहाँ। पूरा जो लागत है उसको हम देखते हैं। एमएनपीके कुल उत्पादन 7 और 8 मिलियन मीट्रिक टन है और खपत 11.1 मिलियन मीट्रिक टन है। आयात 2.2 मिलियन मीट्रिक टन है। तो ये कुल मिलाकर जो खाद है, जो उर्वरक है, उसकी स्थिति है। एसएसपी जो इस्तेमाल होती है, कुल उत्पादन 3.9 से 4.2 मिलियन मीट्रिक टन है और खपत 4.5 से 4.6 मिलियन मीट्रिक टन है। खपत ज़्यादा है और उत्पादन कम है। तो कुल मिला के ये स्थिति है। मोरक्को, जॉर्डन, सऊदी अरब, ट्यूनीशिया, इजराइल और मिस्र से हम खाद मंगवाते हैं। ये स्थिति है हमारी। डीएपी सऊदी अरब, मोरक्को से मंगाते हैं। चीन और रूस से मंगाते हैं। सऊदी अरब, कतर से अमोनिया मंगाते हैं। रूस, ओमान भी हमारा जो उससे आयात करते हैं।
फास्फेट और फास्फोरिक एसिड मोरक्को, जॉर्डन, सऊदी अरब, ट्यूनीशिया, इजराइल और मिस्र। 5 सवाल हम इस कार्यक्रम में पूछ रहे हैं, उसके जवाब जिम्मेदार लोगों को देने पड़ेंगे। वो सवाल लाइए स्क्रीन पर। देश के कई राज्यों में खाद की कमी क्यों हो रही है, ये सबसे बड़ा सवाल है। सवाल नंबर 2, किसानों को समय पर उर्वरक क्यों नहीं मिल पा रहा है। सवाल नंबर 2, गोदामों में खाद है फिर भी खेतों तक क्यों नहीं पहुंच रही है। सवाल नंबर 3 है, खाद की कालाबाजारी पर आखिर लगाम कब लगेगी और जिम्मेदार कौन है। हर साल देश में क्यों होती है उर्वरक की किल्लत, खाद की किल्लत, ये भी बड़ा अहम सवाल है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जिम्मेदार कौन है, ये बड़ा मुश्किल प्रश्न है। और ये मुश्किल प्रश्न कैसे हल होगा, क्योंकि जिम्मेदारी कोई भी लेने को तैयार नहीं है। और यही वजह है कि विधायक को मुक्केबाज बनना पड़ रहा है। तो बड़ी गंभीर स्थिति है। इस कार्यक्रम में मेहमान जुड़ चुके हैं। डॉक्टर राम पांडे कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत स्वागत। पवन रावत बीजेपी के नेता हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। एमएसपी कमेटी के सदस्य और अध्यक्ष प्रगतिशील किसान संघ विनोद आनंद जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत। अपना मोर्चा के संयोजक ब्रजेंद्र प्रताप सिंह इस कार्यक्रम में आ चुके हैं। ब्रजेंद्र प्रताप सिंह एक जाने माने वरिष्ठ पत्रकार भी हैं और राजनीति के साथ साथ ब्रजेंद्र एक प्रगतिशील किसान भी हैं और शुरू से खेती किसानी और इन चीज़ों को लेकर वो रिपोर्ट्स भी करते रहे हैं और उन्होंने अपना एक आश्रम भी बना रखा है जो खेती किसानी उसमें वो करते हैं। रिजवान अहमद साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं, मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं, संपादक हैं। तो इन मेहमानों के साथ में इस कार्यक्रम को हम शुरू करेंगे। रिजवान अहमद साहब, चूंकि मध्य प्रदेश में विधायक को मुक्केबाज बनना पड़ा, अपने लोगों को खाद फिर भी वो नहीं दिला पाए, ये स्थिति बड़ी गंभीर है। किसान यूपी एमपी जो ये राज्य हैं जहाँ तमाम राज्यों में इस वक्त बुआई का सीजन है, तमाम सब काम हो रहे हैं, लेकिन इस तरीके की स्थितियाँ परिस्थितियाँ देखने को मिल रही हैं। एक पत्रकार के तौर पर, एक जागरूक नागरिक के तौर पर इस तरह की स्थितियों के लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? रिजवान साहब अनम्यूट करिए। रिजवान साहब हम सुन नहीं पा रहे हैं आपको, अनम्यूट करिए। बिल्कुल 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 जी। आप सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ जी, बोलिए कृपया। देखिए, अगर हम घटना के बारे में बात करें, जो घटना हुई, जो देखा, जो एक बहुत शर्मनाक दृश्य देखा, विधायक जी मुक्का तान लिया विधायक जी ने और फिर कलेक्टर ने उन्हें ये कहा, उसके पहले कहा कि हम तुम्हें किसी को रेत चोरी नहीं करने देंगे। तो ये जो उन्होंने उंगली दिखाई, विधायक ने मुक्का ताना, कलेक्टर ने उंगली दिखाई, ये बहुत शर्मनाक है। ये बहुत शर्मनाक दृश्य है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में इस तरह से तकरीबन होता नहीं है। ये शायद पहली घटना ऐसी होगी जो किसी विधायक ने किसी कलेक्टर के सामने इस तरह से किया। खाद की किल्लत है, विधायक आरोप लगा रहे हैं, जाहिर है अपनी सरकार पर ही आरोप लगा रहे हैं कि उनकी सरकार खाद की सप्लाई प्रॉपर नहीं कर पा रही है। वो कलेक्टर के बंगले के सामने वो धरने पर बैठ गए थे। तो ये जिस भी तरह की परिस्थितियां हैं, भिंड एक ऐसा जिला है, बहुत वहाँ अग्रेशन है, बहुत ज्यादा उत्तेजित हो जाते हैं भिंड में लोग। और विधायक जी और कलेक्टर के बीच में जो कुछ भी हुआ है, ये शर्मनाक स्थिति भी है। और अगर विधायक जैसा आरोप लगा रहे हैं खाद का जो वितरण है, खाद की जो उपलब्धता है, वो कहीं ना कहीं जिस तरह से है, तो वो अपनी सरकार को घेर रहे हैं इस पूरे मामले में। नहीं रिजवान साहब, ये स्थितियां उत्पन्न हुई, उसके कारक बड़े महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि जो जिस तरीके से कलेक्टर साहब बात कर रहे हैं वो भी कोई जिले सुबानी तो है नहीं कि वो भी पब्लिक सर्वेंट हैं और विधायक जी पब्लिक सर्वेंट हैं। तो जाहिर सी बात है कि मैं जो मुक्का तानने को अगर अलग हटा दें तो मैं तो विधायक के साथ हूँ, जनता के साथ हूँ कि भाई जब आप खाद ही नहीं दोगे, चोरी हो रही है, पब्लिक सीधे सीधे विधायक सीधे आरोप लगा रहे हैं कि तू चोर है। रिजवान साहब बिल्कुल, बहुत व्यवहार अशिष्ट है, लेकिन कलेक्टर साहब भी उतने ही अशिष्ट है। कलेक्टर साहब के ये कोई पहला उदाहरण नहीं है।
उनका व्यवहार इसी तरह से है। उन्होंने एक एग्जाम देते हुए एक छात्र की पिटाई कर दी थी उसकी, और उसकी बात भी नहीं सुनी, उसकी पिटाई कर दी। इसके अलावा एक कलेक्टर साहब, इस बात के लिए भी इनकी शोहरत है, बहुत ही बदनामी भी हुई थी, लेकिन न जाने क्यों ये अभी तक ये उस पद पर हैं। 2 घटनाएं हुई थी, 2 आपराधिक प्रकरण हुए, गंभीर आपराधिक प्रकरण हुए थे, जिसमें एक जो आरोपी अल्पसंख्यक समुदाय का था, मुस्लिम था, उसका घर गिरा दिया गया। दूसरे मामले में जो एक जैन समाज के लोग थे जिनके साथ घटना हुई थी, हत्या हुई थी जिनके परिजनों की, उस पर जब उन लोगों ने आपत्ति जताई और उन्होंने कहा कि आपने कार्रवाइयां नहीं की, सख्ती से, उतनी सख्ती से कार्रवाई नहीं की जैसे आपने उस मामले में की थी, तो उन्होंने कहा वो मुसलमान थे इसलिए कार्रवाई की। ये बात बाकायदा रिकॉर्ड में है। तो ये कलेक्टर साहब बहुत बदतमीज हैं, अशिष्ट भी हैं, असंवेदनशील भी हैं। लेकिन विधायक ने जो कुछ भी कल किया है वो भी बहुत ही अशिष्ट है। किसी कलेक्टर के घर के सामने, कलेक्टर हम जनता के साथ हैं, बिल्कुल बहुत जरूरी है जनता के साथ रहना, उसकी जरूरत का, किसानों के खाद की उपलब्धता का, लेकिन किसी कलेक्टर के बंगले के सामने कहें कि हम इससे बंगला खाली कराने आए हैं, इसको निकालो बंगले से निकालेंगे हम, और वहां धरना देने लगे अपने समर्थकों के साथ और फिर टेंट लगा ले, ये भी उचित नहीं है। ये दोनों चीजें उचित नहीं है। और सबसे ज्यादा कैसे समाधान कैसे हो रिजवान साहब, समाधान कैसे हो? हमको तो लग रहा है ये पूरी फसल यूपी एमपी में इस तरह की आ गई अधिकारियों की, पूरी फसल आ गई। दोनों इसी तरह की बातें करने वाले लोग हैं। मध्य प्रदेश में ऐसा नहीं था। मध्य प्रदेश में अधिकारी भी असिस्ट हो गया है, इसलिए कि जब अधिकारी कठपुतली की तरह काम करने लगता है, किसी एक को खुश करने के लिए, किसी एक विचारधारा को खुश करने के लिए इस तरह की चीजें करने लगता है, तो उसको ऐसी चीजों से दो चार होना ही पड़ेगा। इसलिए जब कार्यकर्ता की किसान कहाँ जाए? ठीक है, विचारधारा अपनी जगह, नेतागिरी अपनी जगह, लेकिन किसान कहाँ जाए भाई? कलेक्टर के बूटों की ठोकर किसान को मिल रही है, नेता सुन नहीं रहा है, विधायक का जब कलर पकड़ा जनता ने तो विधायक धरना देने जा रहा है। ये क्या हो रहा है भाई? कैसे काम चलेगा? इन्हीं चीजों की वजह से तो ये अप्रिय स्थिति आई है, इन्हीं चीजों की वजह से अप्रिय स्थिति है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान भी इस तरह का आरोप लगा चुके हैं, खाद को लेकर शिवराज सिंह चौहान भी आरोप लगा चुके हैं, नकली कीटनाशक को लेकर भी वो भी आरोप लगा चुके हैं। अब वो खुद कृषि मंत्री हैं रिजवान साहब, वो खुद कृषि मंत्री हैं। ये हालत है जी। कृषि मंत्री का ही ये इलाका है जहां वो कर्म क्षेत्र रहा है, और वो भी बेबस नजर है। ब्रजेंद्र प्रताप सिंह अपना मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक हैं। ब्रजेंद्र प्रताप सिंह, बताइए भाई, उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश तक किसान को लेकर हाहाकार मचा हुआ है, खाद को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। पूरे देश में दुर्गेंद्र जी ये स्थितियां हैं। मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, बोलिए बोलिए प्लीज। पूरे देश में ये स्थितियां हैं कि खाद का संकट है, लाठियां चल रही हैं, और सरकार को ये पता है, इनका तंत्र है, उसको ये पता रहता है कि कितनी खाद, कौन सी खाद, यूरिया, डीएपी, फास्फेट, सिंगल सुपर फास्फेट, कौन सी खाद इनको किस वक्त और कितने दिनों के अंतराल में चाहिए। ये पूरा तंत्र है, इनके पास एक इंडेक्स है। बावजूद उसके जब किसानों को जरूरत होती है, एक हफ्ते के अंदर सबको एक साथ खाद चाहिए होती है, उस समय साधन सहकारी समितियों में खाद का टोटा हो जाता है, बाजार में दुगने दाम पर वही खाद उपलब्ध हो जाती है। दुर्गेंद्र जी, पूरा काला बाजार है, जहां नकली खाद भी खपाई जाती है। ऐसी जब भीषण खाद की डिमांड होती है, मारामारी होती है, तो लोग 10-10 बोरियां, 5-5 बोरियां इकट्ठा करके खरीद के रखने लगते हैं, लेकिन इसका दाम बढ़ा देते हैं। खाद का संकट है, लेकिन सहकारी समिति में सस्ती और मुफीद दाम वाली खाद नहीं मिलेगी। आप काला बाजारी वाली खाद तुरंत खरीद सकते हैं, और इसमें भी नकली खाद खपाई जाने के बड़े पैमाने पर समाचार हैं चारों तरफ से। जब आपको पता है कि इन दिनों में, इन हफ्तों में खाद डालने का है, कृषि विभाग एक एडवाइजरी भी जारी करता है, उनको पता है कि किस वक्त कौन सी खाद डाली जाएगी, नैनो यूरिया डालनी है कि दाने वाली यूरिया डालनी है, ये बात भी उनके लोग बताते हैं। तो आपको पता है कि ये समय है जब किसानों को खाद की जरूरत होगी, वही वो समय है जब कालाबाजारी की जाएगी, और ये हर साल का मामला है। तो ये अपना निगरानी तंत्र नहीं ठीक करते, ये कालाबाजारी को बढ़ावा देते हैं। उत्तर प्रदेश में हो, मध्य प्रदेश में हो या राजस्थान में हो, दुर्गेंद्र जी, कृषि मंत्रियों को, जो एग्रीकल्चर के सेक्रेटरी हैं सरकारों में बैठे हुए, ये नहीं निकलते मैदान में। एक कलेक्टर के भरोसे केवल जिला रहता है। अलग अलग
जिम्मेदारियां हैं, कृषि विभाग का जो सेक्रेटरी है, उसके जो डिप्टी सेक्रेटरीज हैं, ये सब मैदान में नहीं निकलते, ये छापेमारी नहीं करते। और जब किसान जब लाठी लेकर परेशान होकर भीड़ लगा लेता है, तब ये सक्रिय होते हैं कि साहब खाद की कालाबाजारी हम ठीक करते हैं, देखते हैं। तब तक किसान का कीमती समय निकल जाता है, या तो खाद वो डाल नहीं पाता, या वो महंगी और 4 गुने दाम में खाद खरीदता है, डालता है। इसका एक प्रभावी तंत्र नहीं बन पा रहा है। एक दूसरे को आरोप देंगे कि इफको से खाद नहीं आई, फैक्ट्री से खाद नहीं आई, डीलर ने खाद जमा कर ली, फिर किसानों को भी दोष देते हैं। ये जो कृषि अधिकारियों, कृषि संरक्षा अधिकारियों और दलालों का जो नेटवर्क है, ये बाद में कहता है किसी किसान के नाम पर 25 बोरी खाद चली गई, और उसको हकीकत में नहीं पता होता है। कागज ये रखवा लेते हैं साधन सहकारी समितियों में। हाँ, खतौनी पे तो पता ये नहीं जो- कितनी रिलीज कर दें, खतौनी जमा कर लेते हैं, अपना पता नहीं किसको गई, क्या गई, पता ही नहीं। हाँ, और किसको दे देते हैं, वो खाद ब्लैक मार्केट में ही भेज देते हैं। ये बहुत बड़ा लूट का तंत्र है, जो हजारों करोड़ रुपए का तंत्र है। इफको का जो सीएमडी था अवस्थी, अभी उसके बेटे के खिलाफ 2300 करोड़ रुपए खाद घोटाले का मामला आया। भारत सरकार और पूरा प्रदेश जानता है कि उसने इंडिया खाद का बहुत बड़ा घोटाला किया। बड़े मगरमच्छ किसानों के नाम पर, खाद के नाम पर करोड़ों और सैकड़ों करोड़ रुपए की डकैती डाल रहे हैं। इनके खिलाफ कोई बड़ा तंत्र नहीं विकसित हो रहा है कि इनको जेल भेजा जाए। लेखपाल रिश्वत मांगते हुए तो जेल चला जाता है, कुछ जगहों पर ये सुनाई भी देता है। लेकिन दुर्गेन साहब, आप देखिए कि किसानों के मामले में नकली बीज दे दिया जाता है। जिस समय बुआई का संकट होगा, उस समय बीज का संकट है। जब बुआई का वक्त आ गया तो आप बीज नहीं दे रहे, नकली बीज है। जब हमको खाद डालनी है तब आप खाद नहीं दे रहे, और जो मिल रही है ब्लैक में मिल रही है, और उसकी गुणवत्ता पर भी सवाल नहीं। जल्दबाजी में जो हजारों बोरियां चली गई, उनकी गुणवत्ता का सवाल भी है। तो ये एक लूट का तंत्र बना हुआ है। शिवराज सिंह चौहान खुद कृषि मंत्री हैं, मुख्यमंत्री रह चुके मध्य प्रदेश के। उत्तर प्रदेश में जो कृषि मंत्री हैं सूर्य प्रताप शाही, वो भी अनुभवी हैं, खेती भी है उनकी भगवान की कृपा से। जो किसान हैं, जो खेती करने वाले लोग भी हैं, ये किसानों को क्यों दोयम दर्जे का नागरिक मानते हैं? बड़ा ये सवाल सवाल उठना चाहिए। बड़ा सवाल है ब्रजेंद्र, ये बड़ा सवाल है, और बहुत सारी चीज़ें इसमें आती हैं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये भी है कि हम और आप यहाँ आज खाद पर चर्चा कर रहे हैं अपने प्राइम टाइम शो में। मुझे नहीं लगता कि जिसे हम सो कॉल्ड मुख्य धारा का मीडिया कहते हैं, कहीं भी खेती किसानी, किसान सहकारिता, किसान का दर्द, उसे क्या दिक्कत है, इस पर कोई चर्चा हो रही है। मुझे इस बात पर भी संदेह है। एक ब्रेक ले रहा हूं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से कुछ ऐसी तस्वीरें भी आपने देखी जो आई हैं कि खाद की बोरी रखकर लोग उससे अगरबत्ती लगा रहे हैं, आरती उतार रहे हैं। ये वाली स्थिति है। अब ये किसान हैं और इनको अगर जगह जगह खाद के लिए मारे मारे घूमना पड़ेगा तो बहुत दिक्कत है। विनोद आनंद एमएसपी कमेटी, जो प्रधानमंत्री जी के उसकी हाई पावर कमेटी के सदस्य भी हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं किसान प्रगतिशील संघ के। इस चर्चा में विनोद जी को मैं शामिल करता हूँ। विनोद जी, हर साल की ये समस्या है, आप सरकार को भी एडवाइज करते हैं, तमाम एडवाइजरी बोर्ड में भी हैं आप, और एक किसान नेता भी हैं आप, किसानों की आवाज़ भी हैं। दोनों भूमिकाएं बड़ी महत्वपूर्ण हैं। आप इस पूरी समस्या को किस तरह देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपके माध्यम से मैं जितने हमारे वरिष्ठ साथी बैठे हैं उन सबको मैं नमस्कार करता हूं। समस्या ये है कि नियत नहीं है, नियत ठीक नहीं है। समस्या ये है कि किसानों के लिए जो उपलब्धता होनी चाहिए उसकी कालाबाजारी होती है और जो उद्योगपतियों को दे दिया जाता है। 2200 रुपए का एक बोरी यूरिया पड़ता है, डीएपी जिसको आप कहते हैं, और यहाँ सब्सिडी मिला करके मोटा मोटी 300 रुपए में मिलता है।
तो जितने भी केमिकल की फैक्ट्री हैं, शीशा बनाने से लेके प्लास्टिक बनाने से लेके जो जितने माइक्रो स्मॉल मीडियम, यहाँ तक कि आपकी गाड़ियों में जहां बैठे हैं अभी एयर कंडीशन चल रहा होगा वहां भी यूरिया का प्रयोग होता है। जी। तो बाजार से जो यूरिया आता है बड़ा महंगा होता है, तो किसानों की जेब काट कर, जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी जो भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो भी समस्याएं हो और जहां से जो भी राजनीतिक और जियोपॉलिटिकल समस्या हो उन सबको सुलझाकर वो 200-250 रुपए में, 260 रुपए में, 280 रुपए में बोरी उपलब्ध करवाते हैं और वो पैक्स में जो हमारे समितियां हैं वहां वो चली जाती हैं। लेकिन उसके बाद की जो धांधली होती है और उसमें जो एक पूरा नेटवर्क और कार्टेल है, उस कार्टेल को तोड़ने के लिए देखिए कुछ समय पहले भारत ब्रांड यूरिया हुआ था, 172 कंपनियों को सब्सिडी जाती है। इफ्को क्रिप्को तो ये 5-7 छोटे छोटे कोऑपरेटिव्स हैं और ये पूरा कार्टेल है ये, और इस कार्टेल से लड़ाई जो करना बहुत कठिन काम है और वो लड़ाई जारी है। अभी आपने देखा होगा, अभी एक हमारे साथी ने कहा, आदरणीय उदय शंकर अवस्थी जी को एमडी जैसे ही वो हटे इफ्को से, ये सारा कार्टेलाइजेशन शुरू हो गया। ये जानबूझ के ये सारी कालाबाजारी शुरू हो गई ताकि लाठीचार्ज हो, बातचीत हो। देश में फर्टिलाइजर की किल्लत है, फर्टिलाइजर की कहीं कोई किल्लत नहीं है। जिस राज्य को जितना चाहिए, जितना इंटेंट था, उससे ज्यादा उनको दे दिया गया है। ये आंकड़े आपके पास हैं। और अंतरराष्ट्रीय बाजार में जहां तक जॉर्डन है या फिर टोगो है या जहां से भी जो लेके आना था, जो महंगा हुआ, यूक्रेन वॉर, उन सब का दर्द भारत के जो हमारे वित्त मंत्री हैं वो सहे उसको। सस्ता जो भी हम सब्सिडाइज देते हैं, डीएपी, रॉक फॉस्फेट, वो उनको उपलब्ध करवाया गया। अब इनका क्या करें, वो जो कार्टेल है उनका क्या करें? मैं तो कहता हूं विधायक जी भी हो सकता है कार्टेल के हिस्सा हो, वहां पे माहौल क्रिएट कर रहे हैं, या कलेक्टर साहब आप किसी कलेक्टर के घर में घुस करके और ये कौन सा प्रदर्शन करना चाहते हैं? अगर मैं विधायक रहूं तो मेरा एक तंत्र है, मैं विधानसभा के हमारे अध्यक्ष हैं, वो भी पहले कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, मैं उनके पास जाऊंगा। एक प्रक्रिया है, इस देश में व्यवस्था है, एक सिस्टम है, उस सिस्टम को फॉलो करना चाहिए। तो एक पूरा एक नेटवर्क है और वो कार्टेल है, उस कार्टेल से लड़ना हमारी आपकी जिम्मेवारी है। हम जैसे अवेयरनेस क्रिएट करेंगे, मेरा खाद है, मैं किसान हूं, मेरे नाम पे आया और वो किसी व्यापारी के पास कैसे चला जाएगा, मैं चुपचाप कैसे बैठ जाऊंगा? तो ये तो नहीं होगा। मैं तो अपने राष्ट्रीय किसान प्रगतिशील संघ, राष्ट्रीय किसान प्रोग्रेसिव एसोसिएशन से ताबड़तोड़ चिट्ठियां लिख रहा हूं। आप जो आज मुहिम ये देख रहे हैं नकली के यूरिया की और नकली खाद की और नकली पेस्टिसाइड की, नकली डीएपी की, मैंने सीरिया और येमेन में जो पकड़ाया था, मैं उसके लिए मैंने बहुत चिट्ठियां लिखी। अप्रैल 29 से मैं आपसे शेयर करूंगा दुर्गेश जी। और काफी उच्च स्तरीय कार्रवाई इस पे हो रही है। आज हमारे कृषि मंत्री को बोलना पड़ रहा है। हमेशा क्या होता है, जैसे ही खरीफ की बुआई शुरू हुई और रबी की बुआई शुरू हुई, आए कुछ लोग नकली बीज, नकली खाद और नकली पेस्टिसाइड के बारे में बोले, उसके बाद चुपचाप बैठ गए। ऐसा चलेगा नहीं। एक सिस्टम है, भारत ब्रांड यूरिया है और बहुत सारे अभी आप देखेंगे सरप्राइजेस आएगा, और वो सुधार कार्यक्रम जो केंद्र सरकार कर सकती है वो करेगी। ये यूनियन गवर्नमेंट है, यहाँ स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो बनती है, स्टेट गवर्नमेंट को वो काम करना चाहिए। और जहां कहीं भी कोई खामी हो, जिला कलेक्टर अगर परेशानी क्रिएट कर रहे हैं या जिला के कृषि पदाधिकारी समस्या क्रिएट कर रहे हैं, देखिए इसको समझना होगा। ये केमिकल फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री अलग है, कृषि विभाग अलग है, सहकारिता मंत्रालय अलग है, और चौथा मंत्रालय और भी है, चौथा मंत्रालय रूरल डेवलपमेंट का भी है, जो कि पैक्स पे कहाँ गोडाउन बनेगा, कहाँ क्या होगा, कहाँ से मूवमेंट होगी, और ये सारा कुछ जो इसका तंत्र है उसकी मूवमेंट कैसे की जाएगी, ये सब सीक्रेट रखा जाता है। उद्योगपतियों को कहाँ से पता चलता है? कानपुर में अगर जहां बैठे हैं, कानपुर में एक भी दुकान पे अगर वो 2200 रुपए का रसीद दिखा देंगे कि 2200 रुपए में वो डीएपी ले रहे हैं और उसका इंडस्ट्रियल यूज कर रहे हैं, तो आप जो कहेंगे मैं वो करूंगा। होता यह है कि जो खाद आवंटित की जाती है किसानों के लिए, उसको ब्लैक मार्केटिंग करते हैं, और आपको मालूम नहीं होगा, देश को मालूम नहीं होगा, 172 कंपनियां हैं जो खाद उपलब्ध करवाती है, उनको सब्सिडी जाती है। ये कोई 10 कंपनियां नहीं है। और तो इसके पीछे बहुत सारा प्रक्रम है। आप किसी दिन सिर्फ और सिर्फ फर्टिलाइजर के वैल्यू चेन पे कोई एक डिबेट रखिएगा, मैं आऊंगा और उस पर सब कुछ बताऊंगा आपको। ठीक है। वहां से लेके जहां से रॉक फॉस्फेट आता है, और डीएपी में हम स्वतंत्र हैं, डीएपी में हम इंडिपेंडेंट हैं। मैं आपको ये बता दूं, हम अब जो दिक्कत आ रही है वो रॉक फॉस्फेट की दिक्कत आ रही है, जो अंतरराष्ट्रीय बाजार से हमको खरीदना पड़ रहा है। और मैं आपको सिर्फ एक इशारा करता हूं
एक कंपनी है जिसका नाम है ओसीपी, मोरक्को में रहती है। 100 किलोमीटर का उनका कन्वेयर बेल्ट है और यूनाइटेड नेशन की जो पुलिस फोर्स है उसकी देखरेख करती है। यूनाइटेड नेशन की पुलिस फोर्स 170 देशों की होती है। एक कंपनी के 100 किलोमीटर कन्वेयर बेल्ट में ऐसा क्या कौन सा गुण लगा हुआ है? ओसीपी उस फर्म का नाम है। उनके खिलाफ कोई न्यूज चला के देखिए। मैं तो अंतर्राष्ट्रीय और जितने भी अपने जो नेशनल मीडिया चैनल है उनको चैलेंज कर चुका हूं कि आप जरा उनकी खबर चला के देखिए। और इतना ही नहीं, यहां तक कि एमकैट में क्या होगा, वाटरशेड कैसा होगा, वो भी एक कंपनी तय करती है। और पूरी दुनिया की एग्री वैल्यू चेन 4 कंपनियां मिलकर तय करती है। तो हमारी लड़ाई काफी ऊपर में तो हो ही रही है, नीचे जो नेटवर्क और जो कार्टेल है उससे लड़ना अत्यंत आवश्यक है। हम सब लोग मिलजुल करके उसमें लड़ेंगे। ठीक है, यही सहकारिता है। ठीक है, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी के नेता पवन रावत हमारे साथ जुड़े हैं। विनोद जी सरकार के एडवाइज़र भी हैं और किसान नेता भी हैं। बहुत नपी तुली बात उन्होंने की। रावत साहब, अब जिम्मेदारी तो जिसका आप डंका पीटते रहते हैं, डबल इंजन डबल इंजन डबल इंजन डबल इंजन, वो क्यों नहीं कर पा रहा? डबल इंजन, एक इंजन ऊपर है, ये नीचे वाला इंजन क्यों नहीं कर पा रहा? मध्य प्रदेश वाला, उत्तर प्रदेश वाला क्यों नहीं चला पा रहा इसको? नमस्कार दुर्गेश जी, शो में मुझे बुलाने के लिए आपका नमस्कार। धन्यवाद। और आपने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय, काफी लंबे समय से आप इस बात पर चर्चा कर रहे हैं और आप सही कह रहे हैं कि जो मेन स्ट्रीम की जो मीडिया है वो इस पर कोई चर्चा नहीं कर रही है, वो सिर्फ टीआरपी का खेल खेल रही है। लेकिन मुद्दों के साथ आप बात कर रहे हैं। अब मैं आपकी बात पर आता हूँ। हमारी पूरी चैन, जैसे अभी मैं आनंद जी की बात सुन रहा था, उन्होंने बहुत ही तरीके से इंटरनेशनल स्तर से लेकर के और मतलब प्रोडक्शन से लेकर के और डिस्ट्रीब्यूशन तक कैसे खाद का पूरा चैन है एक वहां तक आ जाती है। लेकिन उसके बाद में जब वो चैन आपके उन्होंने जब जाकर के इस प्रश्न को उठाया तो सारा आईएएस एसोसिएशन के खिलाफ हो गया है, जबकि उन्होंने वहां पर जाकर कोई गलत बात नहीं कही थी। उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि अगर खाद के गोदामों में खाद भरी हुई है तो किसानों को क्यों नहीं मिल रही है, दैट्स इट। इससे ज्यादा और कोई बात ही नहीं थी। लेकिन ये जो अभी जो आनंद जी सिंडिकेट की बात कर रहे थे, जिस कार्टेल की बात कर रहे थे, वो कार्टेल यहीं से शुरू होता है। ये छोटे से लेकर बड़ी चैन तक है। और जब इस पर कोई जनप्रतिनिधि या कोई पार्टी या कोई चुनी हुई सरकार या स्वयं मीडिया जब उसके खिलाफ कार्रवाई करना चाहता है या जनता को जागरूक करना चाहता है तो उसके खिलाफ लोग वाग लामबंद हो जाते हैं। वो जो उनका एक सिंडिकेट है, एक रैकेट है, उसके लिए वो लोग काम करना शुरू कर देते हैं। वास्तव में प्रॉब्लम सरकार में नहीं है, वास्तव में प्रॉब्लम चैनल में नहीं है, वास्तव में प्रॉब्लम है डिस्ट्रीब्यूशन में, जिसपे हम लोगों को लेकर के काम करना है। और वहीं से सारी चीजें ये शुरू होती हैं। कितना काम करेंगे? उनके अब काम करना पड़ेगा। कब तक काम करते रहेंगे भाई? दुगेन जी, काम करना पड़ेगा इन द सेंस ऑफ कि हम देखिए, हमारा काम है आपको चीजें उपलब्ध कराना। भाई होता ये कि अगर वो विधायक जी वहां गए थे तो डीएम को कम से कम उनका स्वागत करना चाहिए था और कहना चाहिए था कि आइए विधायक जी, हम आपसे बात करते हैं, समस्या कहाँ है। हमको लगता है सारे अधिकारी इस प्रोटोकॉल ही भूल गए। एक विधायक का इतना बड़ा प्रोटोकॉल होता है कि कलेक्टर और कमिश्नर कुर्सी में नहीं बैठ सकता भाई साहब, उसको उठ के हाथ मिलाना पड़ेगा। ये प्रोटोकॉल है लिखा में, और गाड़ी तक छोड़ने जाना पड़ेगा। और वो उंगली दिखा रहा है यूं 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 करके, यूं यूं। तो विधायक जो जनप्रतिनिधि है वो अपनी जनता के पीछे क्यों नहीं करेगा भाई? उसमें नहीं लिखा हुआ है, और ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। कोई विधायक अगर है तो इसका मतलब ये नहीं कि कलेक्टर के मालिक है वो। जनता मालिक है। जनता मालिक में प्रोटोकॉल आपको भेज दूंगा। जनता मालिक है, मैं आपको प्रोटोकॉल भेज दूंगा विनोद आनंद, मैं प्रोटोकॉल आपको भेज दूंगा। विधायक का क्या प्रोटोकॉल है मैं भेज दूंगा। विधानसभा में इसकी चर्चा हो चुकी है कि कैसे आएगा विधायक, उसका सम्मान करेंगे, गाड़ी तक छोड़ने जाएंगे, समस्या सुनेंगे, उंगली नहीं दिखाएंगे, उंगली नहीं दिखाएंगे, उंगली नहीं दिखा सकते। उनका क्या करेंगे आप? बिहार में विधायक थे, कई कलेक्टरों को गोली मार दिया था। वो अपराधी है, वो अपराधी है, वो जेल गया। सारे मतलब क्या देखिए, हम चर्चा को डाइवर्ट नहीं करना चाहते, लेकिन क्या सारा कुछ ब्यूरोक्रेट्स को सौंप दिया जाए और नेता को उठा के समुद्र में फेंक दिया जाए? विनोद जी, तो देहांत हो गया, कितने ब्यूरोक्रेट चले गए। ऐसा कुछ नहीं है कि आप ये चर्चा को हम भटकाएंगे नहीं, चर्चा को यूरिया पे रखेंगे। विनोद जी, इस पे चर्चा अलग से करेंगे। ब्यूरोक्रेट्स और नेता इस पे चर्चा अलग से कर लेंगे। हम राम पांडे को चर्चा में शामिल करते हैं। डॉक्टर राम पांडे, इतनी देर से लगभग 35-40 मिनट से आप सुन रहे हैं, इसी तरीके की खेमेबंदी है। विधायक जी का एक खेमा है, अधिकारियों का एक खेमा है, सरकार सीटी बजा रही बीच में और किसान मर रहा है। राम पांडे,
देखिए, मैंने भी 4-5 लोगों को सुना, सरकार में बैठने वालों को भी सुना, बीजेपी प्रवक्ता को भी सुना, राजनीतिक विश्लेषक को भी सुना और किसान नेता को भी सुना। सबने एक बात तो कॉमन कही है कि हाँ, समस्या है। सबने कहा, जैसे बीपी सिंह जी ने, कि नकली खाद मिल रहा है और नकली बीज मिल रहा है। जी आनंद जी ने भी विस्तार से बताया कि यूरिया है, डीएपी है, लेकिन किसानों तक नहीं पहुंच रहा है। तो आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? कोई खाद की जो बोरी होती है वो कोई डायमंड तो है नहीं कि उसे छोटी सी जगह छुपा लिया जाए, या गोल्ड है भाई? अब इतनी बड़ी किसानों के लिए तो बोरी इस समय होती है। डायमंड से ज़्यादा महंगी है राम पांडे। किसानों के लिए इस समय डायमंड ज़्यादा महंगी है, क्योंकि ना वो गोल्ड की हैसियत खरीदने में है और ना डायमंड खरीद सकते हैं। वो तो फटे कपड़ों में रहते हैं, पैरों में चप्पलें नहीं होती हैं। बोलिए। जी हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जो खाद की बोरी होती है वो 50 किलो की होती है और उसको मतलब हजारों टन खाद रहता है, जिसको बड़े बड़े गोदामों में रखा जाता है, बड़ी बड़ी दुकानों में रखा जाता है। क्या ये सरकार से छुप सकता है कि कौन से गोदाम में ये नकली खाद, नकली बीज और जो सरकार द्वारा जो भेजा गया जो खाद है, जो किसानों को नहीं मिल रहा है, कालाबाजारी जिसकी की जा रही है, वो कहाँ रखा हुआ है? क्या ये पुलिस को पता नहीं होगा? क्या अधिकारियों को नहीं पता होगा? क्या मंत्री को नहीं पता होगा? क्या मुख्यमंत्री को नहीं पता होगा? क्या केंद्रीय मंत्री को नहीं पता होगा? क्या प्रधानमंत्री को नहीं पता होगा? भाई, अभी हम देख रहे हैं कि अभी बताया कि 4 इसमें विभाग होते हैं, सहकारिता मंत्रालय। भाई, मोदी जी ने अमित शाह जी को बनाया तो अमित शाह जिम्मेदार है। कृषि मंत्री शिवराज चौहान जी है तो वो कृषि मंत्री जिम्मेदार है। तो बनाया तो मोदी जी ने है उनको चारों को, और कहीं से भी उठा के मुख्यमंत्री भी बना दिए। और जो भिंड की घटना है, वो दोनों एक दूसरे को चोर बोल रहे हैं। हाँ। और दोनों किसके प्रतिनिधि है? सरकार के। तो ये सरकार चोर महत्वपूर्ण हुई है। ना। भाई, सरकार किससे बनती है? कार्यपालिका और विधायिका से। और कार्यपालिका कह रही है कि विधायिका चोर है, विधायिका कह रही है कार्यपालिका चोर है, तो मतलब चोर तो सरकार हो गई ना। तो जब इतना ज्यादा खाद का प्रोडक्शन हो रहा है, आयात हो रहा है, इतना बड़े मात्रा में ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, तो वो किसान के पास क्यों नहीं पहुंच रहा है? ये कालाबाजारी करने वाले लोग कौन हैं? विपक्ष का कोई कार्यकर्ता यदि तमिलनाडु का भी है तो वहां तो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स सारे पहुंच जाते हैं। लेकिन ये जो 176 जो कंपनियां जो बता रहे हैं, क्या इनकी जांच नहीं की जा सकती है? क्या व्यापारियों के अपने, या जो इस नंबर 2 का काम करते हैं, क्या उनके गोदामों पर छापामारी नहीं की जा सकती है? नहीं की जा रही है। क्यों नहीं की जा रही है? विधायक को अपना कमीशन मिल रहा है, कलेक्टर को अपना कमीशन मिल रहा है, इन दोनों से कृषि मंत्री को अपना कमीशन मिल रहा है, सारे मंत्रियों से मुख्यमंत्रियों को कमीशन मिल रहा है, और मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री को कमीशन मिल रहा है। ये सारे के सारे इसमें दोषी है। हम चर्चा कर रहे हैं, एक ने भी ये नहीं कहा कि प्रधानमंत्री दोषी है, क्योंकि जड़ प्रधानमंत्री है। जब तक प्रधानमंत्री यदि मुख्यमंत्री पर कार्रवाई नहीं करेंगे, किसी कृषि मंत्री को नहीं हटाएंगे, किसी सहकारिता मंत्री को नहीं हटाएंगे, किसी कलेक्टर पर कार्रवाई नहीं करेंगे। अब भिंडी की घटना देखिए, क्या कलेक्टर पर एफआईआर हुई? क्या विधायक पर एफआईआर हुई? यदि ऐसे आम आदमी कोई झगड़ा कर लेता है तो दोनों को जेल में डाल देते हैं। भाई, विधायक ने क्या किया? एक सरकारी काम में बाधा डाली ना, तो विधायक पर एफआईआर होनी चाहिए थी, कलेक्टर पर एफआईआर होनी चाहिए थी कि उसने विधायिका का अपमान किया। विधायिका का अपना प्रोटोकॉल होता है। दोनों ने एक दूसरे को चोर कहा। कलेक्टर बोल रहा है कि तुझे घर में घुस के मारूंगा, विधायक कह रहा है तेरी कुटाई करूंगा, तेरे मुंह में मुक्का मारूंगा। तो ये दोनों चोर हुए ना, और ये दोनों चोर किसके प्रतिनिधि हैं? सरकार के। हम यहाँ जो भी चर्चा कर रहे हैं उसका निष्कर्ष ये निकल रहा है कि मुख्यमंत्री, कृषि मंत्री, मंत्री 100 रुपए महीना दे देते हैं और 50,000 का उसका नुकसान कर देते हैं। जब चुनाव आता है तो 500 रुपए को ये गाते हैं कि हमने 500 रुपए आपके अकाउंट में डाल दिए, हमें वोट दीजिए। और किसान उस समय बेचारा उस बात को भूल जाता है कि मुझे हर साल पीड़ित किया जा रहा है। ये जो हम डिबेट कर रहे हैं केवल आज की नहीं है, ये हर साल की डिबेट है। और अभी आपने बहुत बड़ी बात कही कि मुख्य धारा का मीडिया इस बात को नहीं उठा रहा है। क्यों नहीं उठा रहा है? कहीं ना कहीं मुख्य धारा का मीडिया, जिसे गोदी मीडिया कहते हैं, बिकाऊ मीडिया कहते हैं, वो साबित कर रहा है ना कि नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी ने उसको खरीद रखा है। आपको नहीं खरीद रखा है, इसलिए आप दिखा रहे हैं। आप उनसे नहीं डर रहे, आपको ईडी का डर नहीं है, आपको उनके पैसे का डर नहीं है, इसलिए आप डिबेट कर रहे हैं। आज जो बड़े बड़े चैनल हैं उन पर किसानों के खाद के संकट की चर्चा क्यों नहीं हो रही है?
वो केवल हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। मेरी 10 डिबेट होती है, 10 में से 8 डिबेट हिंदू मुसलमान पर होती है। आज आपने इतने काम की डिबेट की है, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने किसानों की समस्या उठाई है। अब बताइए, नकली बीज, नकली खाद जब किसान यदि डाल देगा अपने खेत में, बेचारे उसको तो पता नहीं प्रोडक्शन के समय क्या होगा, क्या उसका प्रोडक्शन आएगा तो कितनी कमजोर फसल होगी, कितनी कमजोर फसल होगी तो मार्केट में जाएगा तो उसे कौन खरीदेगा, कौन नहीं खरीदेगा तो उसकी आर्थिक स्थिति क्या होगी। फिर हम देखते हैं कि किसान ने आत्महत्या कर ली, पूरे परिवार ने जहर पी लिया, किसान फटे हाल है। अभी हमारे बीच में आनंद जी बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि वो एमएसपी डिपार्टमेंट में भी है, क्यों नहीं किसानों को एमएसपी दी जा रही है, क्योंकि एमएसपी पर बात कर दी जाती है। तो एमएसपी का मतलब है कि किसान जो फल पैदा करता है, अब देखिए टमाटर किसान पैदा करता है, वो 5 रुपए किलो बेच रहा है और हमें 50 रुपए किलो में बिक रहा है, तो किसान को तो फायदा बिल्कुल नहीं हो रहा है, और जबकि उपभोक्ता को भी नुकसान हो रहा है। तो ये कौन सी पॉलिसी है? ठीक है, पॉलिसी पर चर्चा करेंगे, राम पांडे पॉलिसी पर चर्चा करेंगे। हयात उमर हमारे साथ जाने माने वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं इस चर्चा में। हयात साहब, भिंड में कलेक्टर और विधायक जी कह रहे हैं कि तू चोर तू चोर, वो कह रहे हैं तुझे घर में घुस के मारूंगा, वो कह रहे तुझे मुक्का मारूंगा। विषय है खाद, जो यूपी से लेकर एमपी तक गदर मची हुई है कि जो उर्वरक है वो किसानों को नहीं मिल रहा है, किसान सर पटक रहे हैं, समय निकल रहा है। ब्रजेंद्र प्रताप कह रहे हैं कि कृषि मंत्री जी दोनों राज्यों के बैठे हुए हैं, कृषि सचिव, प्रमुख सचिव, दर्जन भर सचिव उप सचिव होते हैं, कोई निकल नहीं रहा। डीएम आला मालिक है और विधायक कह रहा है कि भैया खाद दे दो किसानों को, तो कह रहा घर में घुस के मारूंगा। क्या हाल बना रखा है भाई हया साहब? देखिए, अभी जैसे हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि दरअसल कृषि सरकार की प्रायोरिटी में नहीं। बाकी आप बातें चाहे जितनी करिए, खाद संकट ये पहली बार नहीं हुआ, पहली बार आप समझिए, पहले ऐसा नहीं कि पहली बार नहीं हुआ है। सरकार को हर खरीफ से पहले पता रहता है कि कितने एकड़ में, कितने एरिया में बुआई होने वाली है और लगभग अनुमानित मात्रा खाद की क्या रहेगी जी। हर जिले का कृषि अधिकारी इसकी एक बाकायदा इन्वेंट्री बना करके, आपको ताज्जुब होगा, मई में ही प्रेषित कर देता है। और सरकार मई के हिसाब से आगामी सीजन को देखते हुए, खरीफ सीजन को देखते हुए, जून में ही खाद परचेजिंग के लिए, खाद खरीद के लिए टेंडर जारी कर देती है और जुलाई से ही इसका वितरण केंद्रों पे खाद पहुंचना शुरू हो जाती है। और जब पहली पानी लगने के बाद खाद चाहिए होती है किसानों को, तो वहां से किसानों को खाद मिलना शुरू हो जाना चाहिए। अब अगर ऐन मौके पर किसान 3-3, 4-4 दिन, और ये केवल अकेले ऐसे नहीं कि यूपी में, यूपी, बिहार, राजस्थान, उड़ीसा, बिहार, तो खाद का वितरण जो है, खाद की जो समस्या है वो राज्यों का विषय नहीं है। हम अगर किसी राज्य सरकार को दोषी ठहराएं तब तो ये मामला होता है कि केंद्र सरकार ने राज्य का कोटा आवंटित कर दिया था, लेकिन राज्यों ने किसानों तक नहीं पहुंचाने में कोताही करी। तो या तो यह बात है कि केंद्र के पास पर्याप्त मात्रा उपलब्ध है, तो इस पर आकर के कृषि मंत्री है, सहकारिता मंत्री है, अमित शाह जी हैं, ये आकर के केंद्रीय मंत्री आकर के मीडिया के सामने खुलासा करें कि साथ खाद की मात्रा पर्याप्त है, राज्यों को भेज दी गई है। अब खाद का वितरण नहीं हो रहा, किसान मारा घूम रहा, उसके ऊपर लाठियां बरस रही हैं, विधायक, सांसद और एडमिनिस्ट्रेशन में नोकझोंक हो रही है, मारपीट की नौबत आ रही है। तो इसके लिए राज्य की सरकारें जिम्मेदार हैं, और या फिर राज्य सरकारें आके बता दे साहब मेरे पास खाद है नहीं, मैं दूं कहां से। नहीं, राज्य सरकारें तो हयात कह रही हैं कि खूब खाद है, खूब खाद है। यूपी एमपी की सरकारें तो खूब डंका पीट रही हैं। पास खूब खाद है, तो वो खूब खाद कब आएगी, निकलेगी? अक्टूबर में निकलेगी। अब विधायक जी कह रहे हैं कि गोदाम में कलेक्टर साहब रखे हुए निकाल नहीं रहे। जब अक्टूबर में निकलेगी, जब धान कटने की नौबत आ रही होगी, जब किसान बर्बाद हो चुका होगा हयात साहब, किसान बर्बाद हो जाएगा तब तक। नहीं तो अब जब आपके पास खूब खाद है, आज मैं भूखा हूं, जब मैं मर जाऊंगा तब आप मेरे घर राशन कार्ड लेके पहुंच जाएंगे, साहब ये लीजिए 5 किलो अनाज चाहिए साहब मुझे आज है, बारिश आज हो रही है, फसल आज तैयार हो रही है, खाद आज पड़नी है, यूरिया आज चाहिए, डीएपी आज चाहिए, कीटनाशक आज चाहिए,
तो अभी तो आपको संभल की रिपोर्ट देखनी है कि संभल में साथ डेमोग्राफी चेंज हो गई है। तो या तो आप अपनी प्रायोरिटी तय कर लीजिए कि आपकी प्रायोरिटी संभल है कि खाद है। तो प्रायोरिटी अगर संभल है तो खाद तो फिर मतलब किसान भी जाएगा मारा मारा घूमेगा। सरकार भी यही कहे कि साहब खाद पर्याप्त है, सरकार का खाद का कोई संकट नहीं। अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी 15 दिन पहले कह चुके कि पिछली सरकारों में खाद के लिए सरकार किसानों को लाठियां खानी पड़ती थी। अब सरकार किसानों के पास कोई संकट नहीं है, पर्याप्त खाद है, उपलब्धता है। तो आप बता दीजिए, मेरे पास मैं भी रिपोर्ट पढ़ा था, कोई जिला ऐसा नहीं है जहां से रिपोर्ट ना आ रही हो। उन्नाव, हरदोई, रायबरेली, पीलीभीत, मुरैना, एटा, कहां नहीं खाद का संकट है। तो आपके बहुत सीधी बात है कि या तो आपके यहां तालमेल नहीं है, ना वितरण में है ना प्रोक्योरमेंट में है, और अगर तालमेल है तो खाद उपलब्ध नहीं है। तो अब कम से कम ये तो तय करें कि जिम्मेदारी किसकी है। और ये तो ऐसा नहीं कि संकट अचानक आ गया, कोई जंग ऐसी चीज तो नहीं जो थोप दी गई है। कोरोना तो है नहीं कि आ गया कोरोना, हम पहले से क्या नहीं करते। हमको पता है कि अभी हमको मार्च में खाद इतनी, मार्च में हमारे गेहूं का रकबा इतना होगा, तो जाहिर सी बात है कि हमें दिसंबर में बुआई हो रही होगी तो हमको जनवरी फरवरी में खाद इतनी चाहिए होगी। ठीक बात। फरवरी में आप फिर यही नजारे देख लीजिएगा, अभी यही नजारे फिर फरवरी में देख लीजिएगा। तो ये तो हर साल का है। और सरकार जैसे हर साल हाथ खड़ी कर देती, प्राकृतिक खाद्य संकट नहीं, एक प्राकृतिक आपदा हो गई है। ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है। मैं विनोद जी के पास जाऊंगा। हयात साहब, मैं आऊंगा आपके पास, बहुत थोड़े समय के लिए आऊंगा, क्योंकि चर्चा बिल्कुल अंतिम चरण में पहुंच चुकी। विनोद जी के पास जाऊंगा। विनोद जी चूंकि एक्सपर्ट भी हैं और किसान नेता भी हैं। विनोद जी, अब दुनिया भर के लड़ाई झगड़े, जिम्मेदारी इनकी जिम्मेदारी, उनकी जिम्मेदारी, ये छोड़ दीजिए। अब ये बताइए समाधान कैसे हो कि ये अन्नदाता ऐसे ही चिल्लाता रहेगा? देखिए, समाधान बहुत सही है, बहुत दो टुक का समाधान है। सबसे पहले खाद को दुनियादारी से जोड़ना छोड़ दीजिए। खाद की जो राजनीति और जो आप किसान की राजनीति और फिर अब जो राष्ट्रीय राजनीति और फिर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, उससे पहले अलग कर लीजिए। विधायक जी को मालूम नहीं है कि भिंड में 3 एग्रो क्लाइमेटिक जोन है और एक बार पूरे भिंड में खाद की आवश्यकता नहीं पड़ती है, 15-15 दिन के अंतराल पे पड़ती है। ये ज्ञान शायद विधायक जी को भी नहीं है। और हमारे जो मीडिया के जो वरिष्ठ बंधु हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे भी हैं, उनको भी ये जानकारी नहीं है कि पूरे भिंड में खाद की जरूरत एक बार नहीं पड़ती है। तो मैं अगर जिला कलेक्टर हूं तो मैं उसी हिसाब से खाद रिलीज करूंगा जहां जरूरत पड़ेगी। लेकिन जो उद्योगपति हैं, छोटे मोटे या बड़े बड़े, जिनके कई प्रक्रम हैं, उनको यूरिया चाहिए फ्री में, उनको नाइट्रोजन की खपत होती है वो चाहिए फ्री में, उनको एयर कंडीशन अब हर जगह चलानी है वो चाहिए फ्री में। तो जो काम 2200 रुपए में होना है वो काम हो रहा है यहाँ 300 रुपए में। तो सबसे पहली तो बात यह है। दूसरी बात यह है कि ये बिल्कुल सही बात है कि जो उसके डिस्ट्रीब्यूशन की जिम्मेवारी है वो जिला प्रशासन की है, तो जिला प्रशासन को करने दीजिए ना। आप विधायक हैं, आपको अगर समस्या होती है तो आप राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, आप तो बड़े हैं, मालिक हैं आप इस देश के। आप जाइए विधानसभा में, आपके पास यही बात विनोद जी हो गई कि अगर हर बात का समाधान अगर सुप्रीम कोर्ट और विधानसभा करेगा, विनोद जी, तो समस्या का समाधान फिर मैं आपको विनोद जी वैसे ऐसे नहीं बन पाएगा भाई। देखिए, अब आप बिल्कुल विधायक जी को लत्ता मत करिए भाई। वो नेता है भाई, नेता है वो जनता उसको मारेगी। ये सबका खूब झेला हूं मैं, कांग्रेस से विभाग से लेकर के सारी पार्टियों ने मुझे खूब आज बढ़िया धोया है, तो मुझे थोड़ा समाधान दे लेने दीजिए भाई साहब। 45 किलो की बोरी होती है, 50 किलो की नहीं होती है। सबसे पहले मैं आपको ये बता। दूसरी बात, जब भारत ब्रांड यूरिया बना तो उसके साथ बैग का साइज भी रिड्यूस हो गया है, इसको समझिए पहले। तीसरी बात, इसमें एक ट्रेसेबिलिटी का ऑप्शन है, यानी कि बार कोडिंग का ऑप्शन है। हर पैकेट पे, हर बोरी के पैकेट पे वो लिखा हुआ है। तो आप उसको बाद में थोड़े समय के बाद, तो हम लोगों की कमेटी भी जाएगी, हमारे किसानों का एक समूह भी जाएगा, एक विशेषज्ञों के समूह जाएगा भिंड, पता करने के लिए दरअसल हो क्या रहा है। और रही बात उन्नाव में और पीलीभीत में और हरदोई में, मैं लिख के देता हूं, हमारे बहुत सारे किसान वहां हैं, वहां खाद की कोई कमी नहीं है। आप लाठी चला दीजिए और वहां अखबारों में कहीं किसी लिंक में छाप दीजिए, तो इसका मतलब वो सच सही नहीं हो जाता है। विनोद जी क्या बात कर रहे हैं? लाठियां तो खा रहे हैं किसान ना।
आप लाख कहें विनोद जी की यूरिया उपलब्ध है, अगर किसान के पीठ पर लाठी छप रही है तो इसको यही माना जाएगा विनोद जी? क्या कर सकते हैं? या किसान पागल हो गया इस देश का? ये बात आपकी मानने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ। नहीं विनोद जी, मुझे लगता है कि मैं कल ही आपको बुलाऊंगा और 10 सेंटर में विजिट कराऊंगा आपको। जितनी सप्लाई हो रही है, एक भी राज्य बता दें जहां पे खाद की जितनी इंटेंट है और उतनी ना गई हो। आप कागजी बात कर रहे हैं विनोद जी, कागज की बात मत करिए, जमीन की बात करिए ना विनोद जी, जमीन की बात करिए। कागज में क्या एलोकेट हो गया उसका मतलब नहीं है। आप अपना आयोग लेकर कानपुर आइए, कल सुबह आयोग लेके नहीं, मैं किसानों का समूह लेके आऊंगा कानपुर। कब आऊं आप तिथि बता दीजिए। आइए, हम और मैं आपको वो सारा जगह बता दूंगा जहां पे खाद की कालाबाजारी हो रही है। मैं वो सारे गोडाउन बता दूंगा, यहाँ से बैठ कानपुर की सजेती में आइए, कहाँ पे तरीके से आइए, जहानाबाद आइए, आप आइए, मैंने आपको तहसीलें बता दी। जब कलेक्टर साहब रेड मारने जाएंगे तो विधायक जी सामने आ जाएंगे, मिलेगा, चाहे वो जिस पार्टी के भी हों, उनका क्या करेंगे? समाधान होगा नहीं। हमें लगता है विनोद जी खुद उलझ गए, समाधान है नहीं लग रहा। आप जब बुलाएंगे आ जाएंगे। अरे हयात भाई साहब, मैं आपको लिंक भेज दूंगा, ऐसे बहुत सारे लिंक है मेरे पास, ये बहुत सारे लिंक है, सब बनाए हुए खबर है। विनोद जी, खबरों के ऊपर हम विश्वास नहीं करते। भारत सरकार के बहुत सारे पोर्टल हैं, बहुत सारी चीजें हैं, ये बेकार में बता दी जाती है। और बीपी सिंह जी जब और आपकी बात जो कह रहे हैं उसको सुनेंगे भी, उसका समाधान भी करेंगे। आइए, आप जितना कह रहे हैं, आप कब आए, तारीख बता दीजिए। सरकार एग्रो क्लाइमेटिक जोन पर भी बात कर लेंगे। अरे भाई साहब, भिंड में एक बार खाद की जरूरत सारे किसानों को नहीं पड़ती है। आप जानते नहीं हैं, आप बेकार में चर्चा कर रहे हैं उसके ऊपर। लिखवा के रखवाइए। विधायक जी जानते हैं। चलिए ठीक है, अब मुझे लगता है समय है नहीं। ठीक है ब्रजेंद्र प्रताप, ठीक है। रिजवान साहब, ये तो मामला बड़ा उलझ गया है। विनोद जी कह रहे हैं खाद की जरूरत ही नहीं है, खामखा विधायक जी पिले हुए हैं। रिजवान साहब ठीक है, ब्रजेंद्र ठीक है, विनोद जी ठीक है, ओके ठीक। ठीक है ब्रजेंद्र, हम अलग से चर्चा करा देंगे और आपस में नंबर शेयर कर लीजिए दोनों लोग। मैं आपको बताऊंगा सब एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स कितने होते हैं, हमको थोड़ी चुनिएगा आप भी आइए। हिंदू मुसलमान के नाम पे अभी संबल की याद दिला दी हयात जी ने। विनोद जी संबल की बात में नाराज क्यों हो रहे हैं? मत होइए, अभी मुझे समझ में नहीं आती है संबल की घटना और खाद की घटना कैसे जुड़ गई अचानक से। वो कह रहे प्रायोरिटी संबल है किसानों की, खाद नहीं है। सरकारों की प्रायोरिटी संबल है, खाद नहीं है, वो कह रहे हैं। आप मुझे समय दीजिए, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है सर, 20 सेकंड हयात भाई, अब समय नहीं मेरे पास। 20 सेकंड 20 सेकंड में सर, जैसे आप डिनायल मोड में है कि खाद का संकट है ही नहीं। दरअसल अभी आपसे उन्होंने समाधान पूछा, आपने कहा खाद का संकट ही नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने खाद दे दिया, भेजा है, अब आप लोग उसको सही से बंटवा लीजिए ना। सुनिए, और जब सरकार इस संकट को मान ही नहीं रही तो सरकार के पास संकट क्या है? सरकार के पास संकट संभल है। सरकार ये मान रही है, और जबकि सरकार के अपने विधायकों को, अपने सांसदों को, आपका संकट है, संबल में कोई संकट नहीं है। सुनिए, संबल बिल्कुल संभला हुआ है। सरकार संबल पे चर्चा मत ले जाओ भाई, संबल पे चर्चा मत ले जाओ। हम करना भी नहीं चाहते, हम ऐसे मुद्दों पर चर्चा करते भी नहीं। हम तो दवाई, पढ़ाई, सिंचाई, कमाई, इस पर चर्चा करते हैं। हम ऐसे मुद्दों पर चर्चा करते ही नहीं। सुन रही ना सरकार, विपक्ष की सुन रही सरकार। हम जॉर्ज सोरोस की थोड़ी सुनेंगे, हम जॉर्ज सोरोस की नहीं सुनेंगे ना। प्रधानमंत्री। चलिए अब ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हो सकता है कि संकट कहीं ना कहीं, मुझे लगता है कि अब किस पर डाला जाए संकट, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि नेहरू जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन पर यह संकट डाला जा सकता है। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।